नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ मरना यहाँ नॉवल का पार्ट 5। इसके बाकी के 4 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं मरना यहाँ नॉवल का पार्ट 5। वो दृष्टि से ओझल हो गया तो विमल ने लकड़ी की सीढ़ियों की दिशा में कदम उठाया। विमल की दस्तक के जवाब में दरवाज़ा रामन्ना ने नहीं, एक लड़की ने खोला। लड़की मुश्किल से 17-18 साल की थी। उसकी रंगत सांवली थी, शक्ल सूरत मामूली थी, लेकिन जिस्म उसने बेहद शानदार निकाला था। उसकी कमर बहुत पतली थी, उरोज बहुत पृष्ठ थे और कुल्हे बहुत भारी थे। कद उसका खूब लंबा था। उसके बाल बेतरतीबी की हालत में थे और वैसी ही हालत में उसके कपड़े थे। उसके ब्लाउज के 2 बटन खुले थे और साड़ी उसने जैसे तैसे जिस्म पर लपेट ली मालूम होती थी। उसकी आंखों में उस क्षण तैरती रंगीनी भी यही जाहिर कर रही थी कि वो कपड़े उसने दरवाजे पर दस्तक होने के बाद ही जैसे तैसे पहने थे। क्या है? वो बोली। रामन्ना है, विमल बोला। सो रहा है, उसे जगाओ। जो कहना है मेरे को कहो या फिर बाद में आना। उसे जगाओ, विमल कठोर स्वर में बोला। अरे सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैंने सुना है, तुमने नहीं सुना? जाकर जगाओ उसे, वो बहुत थक कर सोया है। तो इतना नहीं थकाना था उसे? लड़की का चेहरा लाल हो गया। उसने विमल के मुंह पर दरवाज़ा बंद करने का उपक्रम किया। विमल ने दरवाजे को इतनी जोर से धक्का दिया कि दरवाज़ा लड़की के हाथ से छूट गया। वो घबराकर एक कदम पीछे हटी तो विमल ने भीतर कदम रखा। उसने अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं शोर मचा दूंगी, वो बोली। विमल ने कंधे पर लटके बैग में से रिवॉल्वर निकालकर उसे दिखाई। लड़की के छक्के छूट गए। तुम वो हकलाती हुई बोली। उसे मार डालोगे? नहीं, है कहाँ वो? लड़की ने उत्तर ना दिया, लेकिन उसकी व्याकुल निगाह एक बंद दरवाजे की ओर उठ गई। वहाँ वास्तव में 2 कमरे थे। बंद खिड़कियों वाले कमरे के पीछे एक कमरा और था। विमल ने अपने खाली हाथ से लड़की की एक बाँह थामी और उसे बंद दरवाजे की तरफ धकेला। उसके पीछे पीछे वो कमरे में दाखिल हुआ। रामन्ना सो नहीं रहा था। वो संपूर्ण नग्नावस्था में एक पलंग पर लेटा हुआ था। विमल को देखकर वो बौखलाया और उठकर जल्दी जल्दी अपने कमर के गिर्द लुंगी लपेटने लगा। तुम यहाँ? वो बोला। लड़की शोर मचाने की धमकी दे रही थी। विमल बोला, इसे समझा दो कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और इसने ऐसा नहीं करना है। लक्ष्मीबाई, रामन्ना बोला। सुना? लड़की ने जल्दी से सहमति में सिर हिलाया और फिर आतंकित भाव से बोली, लेकिन इसके पास गन है, ये तुम्हें? तब शायद पहली बार रामन्ना की निगाह विमल के हाथ में थमी रिवॉल्वर पर पड़ी। उसने जोर से थूक निकली और भयभीत भाव से विमल की तरफ देखने लगा। विमल ने रिवॉल्वर वापस बैग में रख ली। रामन्ना की जान में जान आई। मैंने सोचा, विमल बोला, पता नहीं यहाँ कौन हो। यहाँ मेरे और लड़की की सिवाय कोई नहीं है। गुड, लड़की को यहाँ से चलता करो। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? बताता हूँ, पहले लड़की को चलता करो। लक्ष्मीबाई, थोड़ी देर जाकर बाहर के कमरे में बैठ और बीच का दरवाज़ा बंद कर दे। लेकिन लड़की ने विरोध किया। ये आदमी जिगरी यार है अपना, अपनी हरकतों से तो नहीं लगता। इसे मजाक करने की आदत है। रामन्ना खोखली हंसी हंसा और लड़की को घुमाकर उसका मुंह दरवाजे की तरफ करके उसके नितंबों पर एक धौल जमाता बोला, अब ज़रा कहना मान और हमें ज़रा मर्दाना बातें करने दे। लड़की ने फिर शशंक भाव से विमल की तरफ देखा। रामन्ना से वो लड़की कम से कम 1 फुट लंबी थी। ऐसी लंबी ऊंची कद्दावर लड़की के पहलू में खड़ा ठिंगू रामन्ना बहुत ही अजीब लग रहा था। फिर लड़की वहाँ से विदा हो गई। बीच का दरवाज़ा बंद हो गया। लड़की शानदार है, विमल बोला। और जानदार भी, रामन्ना खुशी से दमकता हुआ बोला। अपने साथ फिट है, बस यूँ समझो मेरी तो लॉटरी निकल आई है। इतनी शानदार लड़की के पहलू से तो हिलने का भी दिल नहीं करता होगा, और नहीं तो क्या। फिर भी तुम हिले, न सिर्फ हिले बल्कि बांद्रा पहुँच गए। कौन बांद्रा पहुँच गया? वो सकपकाया। तुम? कब? आज दोपहर को। पागल हुए हो? मैंने तो परसों शाम के बाद से इस मकान की चौखट से बाहर कदम नहीं रखा। अच्छा, हाँ, मैं बांद्रा क्या करने जाऊँगा? क्यों जाऊँगा बांद्रा? तुम्हें किसने कह दिया मैं बांद्रा गया था? किसी ने नहीं। फिर ये बांद्रा वाली क्या कहानी हुई और तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? वो एक क्षण ठिठका और फिर बोला, कैसे क्या?
पहले ये बताओ क्यों पहुंच गए? तुमने तो बांद्रा वाले फ्लैट से बाहर कदम भी नहीं रखना चाहिए था। तुम्हें तो हर घड़ी माल के पास होना चाहिए था। तुम्हारी सहेली को माल के बारे में कुछ मालूम है? नहीं, यानी कि विमल व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला। वो तुम्हारे आकर्षक व्यक्तित्व और तुम्हारी खूबसूरती से प्रभावित होकर तुम पर निछावर है। तुरंत रामन्ना के चेहरे पर क्रोध के भाव आए। उसने आग्नेय नेत्रों से विमल की तरफ देखा। विमल को अपने घूरने की तनिक भी परवाह न करता पाकर बड़ी कठिनाई से उसने अपने आप पर जब्त किया और बोला, लड़की को ये पता है कि आने वाले दिनों में एक मोटी रकम मेरे हाथ लगने वाली है, लेकिन रकम कितनी है और कैसे हाथ लगने वाली है इस बाबत ये कुछ नहीं जानती। बात माल की हो रही थी। तुम्हें तो माल के पास होना चाहिए था। माल गया? गया? कहाँ गया? और मंजुला का कत्ल हो गया। क्या? मैं 10 मिनट के लिए फ्लैट से बाहर गया था। वापस लौटा था तो लड़की मरी पड़ी थी और माल से भरे 4 सूटकेस वहाँ से गायब थे। अरे लड़की गई भाड़ में, तुम माल की बात करो। कौन ले गया माल? वही ले गया जिसने लड़की का कत्ल किया था। कौन था वो? तुम्हारे अपने बारे में क्या ख्याल है? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? फ्लैट में माल की मौजूदगी की खबर हम लोगों के सिवाय किसी को नहीं थी और 8 जनों में से तुमने मुझे चुना है। फिलहाल तुम साबित कर सकते हो कि ये काम तुम्हारा नहीं है। बाकी लोग साबित कर सकते हैं। इस वक्त सवाल तुमसे हो रहा है। तुम कौन होते हो ऐसे जवाब तलबी करने वाले? विमल की आंखों में एकाएक बड़ा सर्द भाव आया। उसने अपलक रामन्ना की तरफ देखा, साथ ही उसका हाथ हौले से वापस अपने बैग में सरक गया। रामन्ना उसे निगाह मिलाने की ताब न ला सका। उसने बेचैनी से पहलू बदला और बड़े नर्वस भाव से बोला, मैं यहीं था। मैं आज सारा दिन यहीं था। चाहो तो लड़की से पूछ लो। लड़की तुम्हारी है और इस वक्त तुम्हारे हाथों से चुग्गा चुग रही है। वो तुम्हारी खातिर कुछ भी कह सकती है। कह सकती है, लेकिन ये क्या जादू के जोर से उसकी समझ में आएगा कि उसने क्या कहना है? तुम जैसे आनन फानन यहाँ मुझ पर चढ़ दौड़े हो, उसमें लड़की को कुछ पढ़ा लिखा सकने की गुंजाइश कब थी? तुम्हें पहले से उम्मीद होगी मेरे यहाँ आने की। तुमने इसे पहले से सिखाया पढ़ाया हुआ होगा। सोहल, अगर माल मैंने उड़ाया होता तो तुम इतनी आसानी से मुझ तक ना पहुँच गए होते। माल मैंने कब्जाया होता तो मुझे क्या कुत्ते ने काटा था जो मैं यहाँ आया होता? अब तक तो मैं मुंबई के सैकड़ों मील दूर निकल गया होता। माल के साथ ना निकल पाए होते। मैं माल यहाँ कहीं छुपा जाता और खुद खिसक जाता। तुमने देखा ही है कि लड़की किस बुरी तरह मुझ पर फिदा है और इसे कोई जानता भी नहीं। मैं माल इसके पास छोड़ जाता और खुद गायब हो जाता। फिर बाद में या तो मैं माल समेत लड़की को अपने पास बुला लेता या खुद यहाँ लौट आता। तुम लोग उम्र भर मेरी फिराक में लगे नहीं रह सकते थे और साल 2 साल का अज्ञातवास में खुशी से भुगत लेता। विमल खामोश रहा। ठिंगू की बात में दम था। तुमने किसी और को टटोला? रामन्ना ने पूछा। सिर्फ भंडारी को, विमल बोला। रुस्तम भाई मुझे मिला नहीं और तुकाराम और वागले से पूछना मैंने ज़रूरी नहीं समझा। रामन्ना बड़े व्यंग्यपूर्ण भाव से हंसा। विमल ने उसके हंसने की परवाह न की। तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? रामन्ना बोला। स्टूपिड, विमल बोला। जो चीज़ वैसे ही मेरे पास थी, उसकी चोरी का ड्रामा करने की और फिर उस लड़की का कत्ल करने की मुझे क्या ज़रूरत थी? हम सबको गुमराह करने के लिए। तुम्हें गुमराह करना क्यों ज़रूरी था? ताकि हम तुम पर शक ना कर सकें। तुम्हारा शक मेरा क्या बिगाड़ सकता है? तुम बाकी के 5 जने मिलकर भी मेरे, तुकाराम और वागले से नहीं भिड़ सकते हो। रामन्ना को जवाब न सूझा। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त शूट कर सकता हूँ। ऐसी सहूलियत से मैं बाकी चारों का भी सफाया कर सकता हूँ। फिर क्या समस्या बाकी रह जाती? रामन्ना खामोश रहा। हरामजादे, विमल कहर भरे स्वर में बोला। किसी मामूली मवाली में और सोहल में फ़र्क नहीं पहचानता? रामन्ना ने बेचैनी से पहलू बदला और फिर बोला, खता हुई बाप। तेरे यार कहाँ हैं? विमल बोला। कौन? अकबर और जयरत? हाँ, मुझे मालूम हुआ है कि वे भी तेरे साथ यहाँ रहते हैं। पहले रहते थे, अब नहीं रहते। अब क्यों नहीं रहते? वे इस जगह को अपने लिए सेफ नहीं महसूस कर रहे थे। अब वो कहाँ हैं? धारावी में, वहाँ के इसी नाम के होटल में। लेकिन ये काम उन दोनों का नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मेरा नहीं हो सकता। अगर ये काम मैं नहीं कर सकता तो वो भी नहीं कर सकते। जैसा भरोसा तुम्हें तुकाराम और वागले पर है, वैसा ही भरोसा मुझे अकबर और जयरत पर है। तो फिर कौन? भंडारी? ना, वो बाबू टाइप का आदमी है। वो ऐसा हौसला नहीं कर सकता। फिर तो बाकी रुस्तम भाई ही रह गया। रामन्ना खामोश रहा। उसने फिर पहलू बदला। रुस्तम भाई ऐसा कर सकता है? अब मैं अपनी ज़ुबान से क्या कहूँ? यानी कि कर सकता है। बाप, कर तो कोई भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी ये काम अगर हम 8 में से किसी का है तो मैं रुस्तम भाई को ही चुनूंगा। तुमने उसे कहा था कि माल मैं हजम कर गया हूँ। मैंने क्या कहा था? वो अचकचा कर बोला कि माल मैं अकेला हजम कर गया हूँ।
मैंने ऐसा कब कहा? कभी भी मैंने नहीं कहा। कब को कहता मैं ऐसा? वारदात के बाद से तो मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखी। तब से तो मैं इस कमरे से ही बाहर नहीं निकला। लक्ष्मीबाई से पूछ लो। ऐसा किसने कहा तुम्हें? खुद रुस्तम भाई ने। झूठ बोलता है साला। मैंने तो, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है। कहता क्या था वो? कहता था कि तुमने उसे आकर भड़काया था कि ऐसी कोई गारंटी होनी चाहिए थी कि पेंटिंगों के बदले में माल हाथ लग चुका था और वो चौकस था, इसलिए तुम्हारी शय पर वो माल को अपनी आंखों से देख लेने के लिए बांद्रा पहुंचा था। बकता है साला। दुरुस्त, लेकिन ये भी दुरुस्त है कि वहां पहुंचा वो किसी के भड़काने से ही था। मैंने नहीं भड़काया। हमारे साथियों में से भी किसी ने उसे भड़काया हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो किसी बाहरी आदमी ने भड़काया होगा। बाहरी आदमी कौन है? ऐसा एक आदमी है मेरी निगाह में। विमल इंस्पेक्टर चटवाल को याद करता हुआ बोला। कौन? छोड़ो, तुम्हारे सिर खपाने लायक बात नहीं। रामन्ना कुछ न बोला। विमल कुछ क्षण खामोश रहा, फिर एकाएक पट्टाक्षेप सा करता हुआ बोला, ठीक है, फिलहाल मैं तुम्हारे यारों से मिलने जा रहा हूँ। मैं साथ चलूँ? वो व्यग्र भाव से बोला। नहीं, ज़रूरत नहीं। तुम्हें शक है कि मैं उन्हें इशारा विशारा कर दूंगा? वो शिकायत भरे स्वर में बोला। नॉनसेंस, मुझे सच्ची तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं, और फिर यहाँ तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है। किसे? जो बाहर बैठी है उसे। रामन्ना बड़े संकोचपूर्ण ढंग से हंसा। जाता हूँ, विमल बोला, फिर मिलूंगा। रामन्ना ने सहमति में सिर हिला दिया। विमल वहाँ से बाहर निकल गया। लक्ष्मीबाई बाहरले कमरे में एक बेंत की कुर्सी पर बैठी थी और एक फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रही थी। विमल को दरवाजे के बाहर कदम रखता पाकर वो उठकर खड़ी हो गई। विमल ने बड़े सहज भाव से मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। लड़की ने मुंह बिचकाया। विमल हंसा। उसने सीढ़ियों का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। पीछे लड़की ने बहुत ज़ोर से यूं दरवाज़ा बंद किया जैसे उसे जताना चाहती हो कि वो दरवाज़ा अब दोबारा उसके लिए खुलने वाला नहीं था। विमल लकड़ी की सीढ़ियाँ उतरने लगा। फुटपाथ से अभी वो 3-4 सीढ़ियाँ परे ही था कि एकाएक कहीं कोई ज़ोर से चिल्लाया। साथ ही एक फायर की आवाज़ हुई। किसी अज्ञात भावना से प्रेरित होकर विमल ने फौरन नीचे को डुबकी सी लगाई। वो फुटपाथ पर एक कंधे के बल गिरा। फिर एक फायर हुआ। विमल ने फुटपाथ पर एक कलाबाजी खाई और अपने शरीर को एक कूड़े के ड्रम की ओट में लुढ़क जाने दिया। फिर फायर हुआ। इस बार गोली ऐन कूड़े के ड्रम से आकर टकराई। फिर दूर कहीं भागते कदमों की आवाज़ हुई। विमल ने ड्रम की ओट में से सामने झांका। सामने सड़क के पार एक पतली गली थी जिसमें बिल्कुल अंधेरा था। गोलियां चलाने वाला निश्चय ही उस गली में था और वो विमल की ताक में था कि कब वो सीढ़ियां उतरे और कब वो उसे शूट करे। विमल ड्रम की ओट से निकला और अपनी रिवॉल्वर निकालता सामने गली की तरफ भागा। गली में तब भी कोई भाग रहा था, लेकिन अंधेरे की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था। विमल ने अंदाजन गली में 2 फायर झोंक दिए, लेकिन भागते कदमों की आवाज़ बदस्तूर आती रही। विमल अंधेरी गली में दाखिल होने ही लगा था कि एकाएक उसके कानों में एक क्षीण सी आवाज़ पड़ी। बाप! विमल सक पकाया। पहले तो उसकी समझ में ही नहीं आया कि आवाज़ कहाँ से आई थी, लेकिन फिर उसने देखा कि गली के दहाने पर दाईं ओर के दीवार के करीब एक गठरी सी पड़ी थी। तभी गठरी में तनिक हरकत हुई। विमल नीचे झुका और आंखें फाड़ फाड़ कर गठरी को देखने लगा। गठरी एक दोहरा हुआ मानव शरीर निकला। तभी विमल ने उसे पहचाना। वो चिलम था। चिलम? विमल व्यग्र भाव से बोला, तुझे क्या हुआ? उसने मुझे गोली मार दी। वो बड़ी कठिनता से बोल पाया। बाप! वो तुम्हारे पर गोली चलाने लगा तो अपन चिल्ला पड़ा। उसने मेरे को गोली मार दी। वो कौन था? पता नहीं। तू अभी तक यहाँ क्या कर रहा था? मैंने तो तुझे फौरन चले जाने के लिए कहा था। अपन रुका जानने को कि रामन्ना तो तुम्हारे को मेरे वाला 200 रुपया दिएला था या नहीं? चिल्लम, तेरे चिल्लाने ने मेरी जान बचा दी। अगर तू... विमल बोलता बोलता रुक गया। तभी चिलम की गर्दन लुढ़क गई थी। असहाय भाव से गर्दन हिलाता हुआ विमल उठ खड़ा हुआ। बेचारा खामखा मारा गया था। उसकी इतनी ही गलती थी कि वो विमल को शूट करने को तत्पर हत्यारे के रास्ते में आ गया था। कौन था हत्यारा? उन्हीं का कोई साथी या कोई अजनबी? सड़क पर तब तक लोग प्रकट होने लगे थे। विमल जल्दी से चिलम के पास से हट गया और सड़क पार करके फिर लकड़ी की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। सड़क पर क्या हुआ, गोली कहाँ चली की आवाज़ें गूंजने लगी थी। ऊपर जाकर विमल ने फिर दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा फौरन ना खुला तो विमल ने झुंझलाकर बहुत ज़ोर से दरवाज़ा भड़बड़ाया। दरवाज़ा फिर लक्ष्मीबाई ने खोला। विमल पर निगाह पड़ते ही उसके चेहरे पर सख्त ऐतराज़ के भाव आए। विमल ने उसे एक और धकेला और पिछले कमरे में पहुंचा।
पलंग पर लेटा रामन्ना हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ? वो बोला। तुमने गोली चलने की आवाज़ नहीं सुनी? विमल बोला। वो गोली चलने की आवाज़ थी? रामन्ना सक पकाया। मैंने तो समझा था कि कोई कार बैकफायर कर रही थी। अभी बाहर किसी ने मेरा खून करने की कोशिश की थी। मेरी तकदीर ही अच्छी थी जो मैं बच गया। लेकिन थोबड़ा बंद रखो और मेरी बात सुनो। मौजूदा हालात में ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं। मेरी तरह तुम्हारे कत्ल की भी कोशिश हो सकती है। अगर ये करतूत हमारे किसी साथी की है तो वो हम सबको ख़त्म कर देने का ख्वाहिशमंद हो सकता है। ऊपर से किसी भी क्षण यहाँ पुलिस पहुँच सकती है। पुलिस? पुलिस किस लिए? तुम्हारे घर के ऐन सामने एक कत्ल हो गया है। जिसका कत्ल हुआ है वो तुम्हारा वाकिफ़कार है। मेरा वाकिफ़कार? हाँ, तुम्हारे टैक्सी स्टैंड का वो चाय पान बीड़ी सिगरेट वाला जिससे तुमने 200 रुपये उधार लिए हुए हैं, चिलम। वो यहाँ कैसे पहुँच गया? उसका कत्ल कैसे हो गया? ना मेरे पास ये बताने का वक्त है और ना तुम्हारे पास ये सब सुनने का। एक तो वो तुम्हारा वाकिफ़कार है, ऊपर से ऐन तुम्हारे घर के सामने उसका कत्ल हुआ है। पुलिस यहाँ सर्दियाँ आएगी और विश्वास जानो तुम्हारी नाक में दम कर देगी। इसलिए यहाँ से किनारा करो और कहीं और चले जाओ। अकेले नहीं जाना चाहते हो तो अपनी सहेली को भी साथ ले जाओ, लेकिन यहाँ से टलो फ़ौरन से पेशतर। मैं कहाँ जाऊँ? उसके मुंह से निकला। कहीं भी, यहाँ से तो कहीं भी निकल लो। बेहतर जगह बाद में तलाश कर लेना, समझे? उसने सहमति में सिर हिलाया। जाना कहीं भी, लेकिन कल सुबह 9 बजे वर्सोवा के लोकल बस स्टैंड पर ज़रूर पहुँच जाना। वहाँ किस लिए? आने पर मालूम हो जाएगा। अच्छी बात है। विमल फ़ौरन वहाँ से कूच कर गया। चैप्टर 3। धारावी होटल नाम का ही होटल था। सूरत में वो एक खस्ताहाल बैरक नुमा इमारत थी। होटल के तमाम कमरों के दरवाजे उसके सामने एल के आकार के बरामदे में खुलते थे। विमल ने अकबर और जयरत के कमरे का नंबर एक वेटर से मालूम किया। वो उन तक पूरी सावधानी के साथ पहुंचना चाहता था। अगर सारा किया धरा उन्हीं दोनों का था तो वो उसको वहां आया पाकर ही बेहिचक उसका काम तमाम कर सकते थे। भंडारी, रुस्तम भाई और रामन्ना के साथ उसने वैसा खतरा नहीं महसूस किया था, लेकिन वहाँ वैसा खतरा था। एक तो वो होटल वैसे ही उजड़ा था, ऊपर से वो जराइम पेशा लोगों का ही ठिया मालूम होता था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और बैग में रिवॉल्वर पर अपना हाथ सरका लिया। आंख तुक की बाबत भीतर से कोई सवाल न किया गया। दरवाज़ा खुला। चौखट पर हाथ में ताश के पत्ते लिए और एक मैली सी लुंगी और बनियान पहने अकबर प्रकट हुआ। सोहल? वो हैरानी से बोला। तुम यहाँ? हाँ, विमल सहज भाव से बोला। तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? बस पहुँच गया किसी तरह। लेकिन क्यों? तुम्हारा यहाँ क्या काम? यहाँ क्या कर रहे हो तुम? इंतज़ार कर रहा हूँ। किस बात का? तुम्हारे दरवाजे पर से हटने का, ताकि मैं भीतर जा सकूँ। ओह! अकबर तुरंत दरवाजे से हटा। आओ आओ। सावधानी से विमल ने अंदर कदम रखा। अकबर ने उसके पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। वो एक गंदा सा कमरा था जिसके फर्श पर विस्की और सोडे की कई बोतलें लुढ़की पड़ी थी। पलंग पर केवल एक अंडरवियर पहने आलती पालती मारे जयरत बैठा था। उसके हाथ में भी पत्ते थे। कमरे में 2 खिड़कियां थी और दोनों बंद थी, जिस वजह से कमरा सिगरेट के कसेले धुएं से बुरी तरह रचा बसा हुआ था। लेकिन उन दोनों को उसका कोई एहसास मालूम नहीं होता था। सोहल? उसे देखकर जयरत भी चौंका। उसने फौरन हाथ के पत्ते फेंक दिए। यहाँ क्यों चले आए? मरवाओगे हमें? वो कैसे? विमल बोला। तुम्हारी वजह से यहाँ पुलिस आ सकती है। आई तो नहीं, क्या पता आई हो। बाहर जाकर तसल्ली कराओ। लेकिन सोहल, अगर, अकबर खंकार कर गला साफ करता हुआ बोला, तू यहाँ आया है तो ज़रूर कोई खास वजह होगी। जयरत कुछ क्षण संदिग्ध भाव से सोहल को देखता रहा और फिर बोला, तुम्हें यहाँ का पता कैसे मालूम हुआ? रामन्ना ने बताया। विमल बोला। यानी कि वहाँ भी हो आए हो? हाँ। क्या माजरा है? क्या हो गया है? क्या खास वजह है तुम्हारे यहाँ आने की? तुम्हारे तीनों सवालों का एक ही जवाब है। क्या? माल लुट गया। क्या? जयरत बोला। कैसे लुट गया? अकबर चिल्लाया। सब इसकी बदमाशी है। जयरत चिल्लाया। वो पलंग से नीचे उतर आया। ये माल खुद पचा जाने के फिराक में मालूम होता है। वो मुट्ठियाँ भींचे यूँ विमल की तरफ बढ़ा जैसे उसे रौंदता हुआ गुजर जाना चाहता हो। लेकिन हम भी इतनी आसानी से बेवकूफ़ बन जाने वाले नहीं। हम भी। विमल ने उसे थोड़ा और करीब आ जाने दिया, फिर बड़े अप्रत्याशित भाव से उसका दायां हाथ हवा में घूमा और एक प्रचंड घूसे के तौर पर जयरत की कनपट्टी से टकराया। जयरत भर कर पीछे को उल्टा और खुद लुढ़कता और कई खाली बोतलों को लुढ़काता कमरे के कोने में जाकर गिरा। अकबर पहले तो बड़े आश्चर्य और अविश्वासपूर्ण ढंग से पल के झपकाता रहा। फिर उसने एक खाली बोतल उसकी गर्दन से थामी और विमल पर झपटा। विमल ने बड़े सहज भाव से रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। उसको जुबान से कुछ न कहना पड़ा।
उसके चेहरे पर हिंसा या कठोरता के भावों की जगह हल्की सी मुस्कुराहट थी, लेकिन फिर भी अकबर रास्ते में ही ठिठक गया। बोतल, वो केवल एक शब्द बोला। अकबर ने धीरे से बोतल को एक करीबी मेज पर यूं धीरे से रखा जैसे आवाज़ होने से वहाँ की शांति भंग हो सकती हो और ये बात विमल को नागवार गुजर सकती हो। विमल बोला, पहले ही तुम दोनों को शूट कर दूं या इंतज़ार करूं तुम दोनों के दोबारा मुझ पर झपटने का? जयरत तुम पर झपटने वाला नहीं था, अकबर मरे स्वर में बोला। तुमने खामखा उस पर वार किया। और तुम क्या करने वाले थे? वो तो अपने यार के साथ ज्यादती होती देखकर मेरा खून खौल गया था। अब कैसा है खून? खौल रहा है अभी भी? अकबर ने उत्तर ना दिया। तुम्हारे खौलते खून में इस रिवॉल्वर की एक गोली तल्लू में? अकबर ने अपने एकाएक सूख आए होंठों पर जुबान फेरी। अपने यार को उठाओ। अकबर ने जयरत को उठाकर उसके पैरों पर खड़ा किया। जयरत की आंखें पीड़ा और अपमान से जल रही थी। अब क्या कहते हो? किस बाबत? किसी भी बाबत। हमें क्या कहना है? यानी कि करना था? कहना कुछ नहीं, हाथ पांव ज़्यादा चलते हैं तुम्हारे, जुबान कम चलती है। हमें तुम्हारी बात पर विश्वास है। किस बात पर विश्वास है? इस बात पर कि माल चोरी चला गया है। जानकर खुशी हुई कि महान सरदार सुरेंद्र सिंह सुहल के पास से भी माल चोरी जा सकता है। चोरों को भी मोर पड़ सकते हैं। तुम्हारी इस मुस्तैदी का हम तुम्हें शाबाशी ही दे सकते हैं। हम लोग साधन संपन्न होते तो किसी मेडल का इंतजाम करते। बक चुके, विमल शांति से बोला। जयरत खामोश रहा। माल कैसे चोरी हो गया ये जान चुकने के बाद अगर तुम इतना भौंके होते तो कोई बात होती। तुम्हारे जैसे अकल के दुश्मन की पहचान इस बात से भी होती है कि उसे ये नहीं मालूम होता कि कौन सा काम पहले होना होता है और कौन सा बाद में। माल कैसे चोरी हो गया? अकबर ने पूछा। तुम्हारा जोड़ीदार अभी भी ये जानने का ख्वाहिशमंद नहीं मालूम होता। माल कैसे चोरी हो गया? जयरत मरे स्वर में बोला। विमल ने बताया। अकबर ने बड़ी संजीदगी से विमल की सारी बात सुनी, लेकिन उस दौरान जयरत का मूड अवज्ञा और असहिष्णुता का ही बना रहा। उसने बात यूं सुनी जैसे वो विमल के वक्तव्य में दखल अंदाजी ना करके उस पर कोई एहसान कर रहा हो। ये काम किसी बाहरी आदमी का है। विमल खामोश हुआ तो अकबर बड़ी गंभीरता से बोला। तुम्हारी गैर हाजिरी में छोकरी का कत्ल करने की नीयत से कोई फ्लैट में घुसा। संयोगवश उसे वहाँ मौजूद माल की खबर हो गई और उसने माल पार कर दिया। उलट क्यों नहीं? विमल बोला। ये क्यों नहीं कि कोई माल की फिराक में आया और लड़की को अपने रास्ते में रुकावट मानकर उसने उसका कत्ल कर दिया। अकबर ने जयरत की तरफ देखा। किसी बाहरी आदमी को माल की खबर कैसे लग सकती थी? जयरत बुनबुनाया। माल की जानकारी अगर किसी बाहरी आदमी को थी तो वो छोकरी खुद थी जिसका कत्ल हुआ। उसके लिए वो जानकारी किसी काम की नहीं थी। क्यों? क्योंकि उस जानकारी को वो आगे कहीं किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती थी। नोटों से भरे चारों सूटकेस उस फ्लैट में आने के बाद से मंजुला एक क्षण के लिए भी मेरी निगाहों से ओझल नहीं हुई थी। तो फिर माल कौन ले गया? जो कोई भी ले गया। वक्त की ज़रूरत यह है कि हम सब मिलकर उसे तलाश करें। अब तुम एक्सपोज हो चुके हो। मतलब जो पुलिस ये वारदात के बाद फ्लैट पर पहुंचे थे उनमें से एक ने तुम्हें पहचान लिया था। तुमने अभी खुद बताया है। तो क्या हुआ? तुम्हारी वजह से हम फंस सकते हैं। ऐसे आदमी का साथ देना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है जिसके पीछे पुलिस पंजे झाड़कर पड़ जाने वाली हो। जयरत, अकबर चेतावनी भरे स्वर में बोला। अपने दोस्त की कही उस अप्रिय बात से उसे ऐतराज हुआ मालूम होता था। और फिर वो आदमी अब कहाँ मिलेगा? जयरत अपने दोस्त की चेतावनी को अनसुना करता हुआ बोला। वो क्या अभी मुंबई में ही बैठा होगा? उसकी जगह मैं होता तो कब का मुंबई से हज़ारों मील दूर निकल गया होता। तुम मुझ पर दोबारा हमला करने के लिए भी ना रुके होते, लेकिन उस आदमी ने किसी तरीके से कमाटीपुरे तक मुझे ट्रेस किया था और मुझे मार डालने की नीयत से मुझ पर गोली चलाई थी। ये ठीक कह रहा है, अकबर बोला। वैसे, विमल बोला, तुम दोनों हम 8 जनों के मौजूदा गठजोड़ों से किनारा करना चाहते हो तो हमें कोई एतराज़ नहीं। बाकी बचे लोगों को 8वें हिस्से की जगह 6ठा हिस्सा ज़्यादा पसंद आएगा। हम यूँ अपना हिस्सा नहीं छोड़ने वाले। जयरत बोला। आखिर हमने भी इतनी मेहनत की है, इतना खतरा उठाया है, इतना जोखिम, तो कोई एक फैसला करना हरामजादे। विमल कर्कश स्वर में बोला। या तू हमारे साथ है या तू हमारे साथ नहीं है। ये चित भी मेरी पट भी मेरी कैसे चलेगी? हम तुम्हारे साथ हैं। फैसला अकबर ने किया। हम पहले भी तुम्हारे साथ थे, अब भी तुम्हारे साथ हैं, आगे भी तुम्हारे साथ रहेंगे। हम तुमसे बाहर नहीं जा सकते। मैंने तुम्हारे जोड़ीदार को ऐसा कुछ कहते नहीं सुना। मैं माल के 8वें हिस्से का हकदार हूँ। जयरत निर्णायक स्वर में बोला। जब तक मेरा हिस्सा मुझे हासिल होने की रत्ती भर भी संभावना है तब तक मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। शाबाश, कल सुबह 9 बजे वर्सोवा के बस स्टैंड पर पहुँच जाना। वो किस लिए? विमल ने बताया। बस स्टैंड पर क्यों?
क्योंकि तुकाराम का वहाँ का पता मुझे मालूम नहीं। मालूम नहीं या बताना नहीं चाहते? मतलब तुम्हें डर होगा कि कहीं भागते चोर की लंगोटी से ही सब्र ना कर ले। मतलब कहीं हम तुम्हारी गिरफ्तारी पर घोषित इनाम की रकम हासिल करने के लिए तुम्हारी खबर पुलिस को ना दे दे। विमल ने असहाय भाव से गर्दन हिलाई। ये नहीं सुधरेगा, वो बोला। तुम इसकी फिक्र छोड़ो, अकबर जल्दी से बोला। हम कल सुबह 9 बजे वर्सोवा बस स्टैंड पर पहुंच जाएंगे। गुड। अगले रोज अखबारों में मंजुला के कत्ल की खबर मुख्य पृष्ठ पर छपी, लेकिन ऐसा अखबार सिर्फ एक इंडियन एक्सप्रेस ही था जिसमें लाश के पास सोहल की मौजूदगी की खबर भी छपी थी। उस इकलौते अखबार में इस बात का विस्तृत वर्णन था कि सोहल 2 पुलिसियों पर आक्रमण करके मौका वारदात से फरार हो गया था। पुलिस के उच्चाधिकारी उस खबर के लीक हो जाने से नाखुश थे। खबर लीक होने का साधन उस हवलदार को ही माना गया जिसने फ्लैट में सोहल को पहचाना था। उसकी जवाब तलबी हुई। उस पर इल्जाम लगाया गया कि उसी ने किसी अखबार वाले के सामने सेखी बगाड़ने के लिए मुंह फाड़ा था, लेकिन उसकी यही रट रही कि उसने किसी अखबार वाले के सामने तो क्या, किसी के भी सामने उस घटना का जिक्र नहीं किया था। किसी को उसकी बात पर विश्वास न हुआ। उस रोज के अखबारों में फ्रांसीसी पेंटिंगों की प्रदर्शनी के फिर से शुरू हो जाने का भी जिक्र था, लेकिन उनके बदले में खामखा अदा की गई 6 करोड़ रुपए की फिरौती का जिक्र फिर सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस में ही था। पुलिस जानती थी कि फिरौती की अदायगी की दास्तान सिर्फ फ्रांसीसी कल्चरल अटैची जैकोई आंद्रे डेलोन से ही जानी जा सकती थी, जिसे कि इंडियन एक्सप्रेस के किसी रिपोर्टर ने किसी तरह शीशे में उतार लिया था। बहरहाल दोनों ही खबरों के प्रकाशन से पुलिस नाखुश थी। दोनों ही खबरें पुलिस की हार और अकर्मण्यता की दस्तावेज थी। सुबह ऑफिस खुलते ही इंस्पेक्टर चटवाल की एसीपी मनोहर देवड़ा के सामने पेशी हुई। पिछले रोज जीप चोरी हो जाने ने उसकी जान को सांसत में डाल दिया था। अपने निजी साधनों से जीप तलाश की उसने भरपूर कोशिश की थी, लेकिन जब कामयाबी हासिल नहीं हुई थी तो मजबूरन उसे उसकी चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवानी पड़ी थी। उसी संदर्भ में अब उसकी एसीपी के सामने पेशी थी। वो उसकी साप्ताहिक छुट्टी का दिन था, लेकिन फिर भी सुबह सवेरे उसे दफ्तर में पेश होना पड़ रहा था। चटवाल ने एसीपी को सैल्यूट मारा। एसीपी देवड़ा ने एक सरसरी निगाह उस पर डाली और फिर बोला, बैठो। चटवाल एक कुर्सी पर बैठ गया। मुंबई पुलिस की हिस्ट्री में देवड़ा बोला, ये पहला वाकया है जबकि किसी ने पुलिस की जीप चुराने की हिम्मत दिखाई है। तुम्हें अंदाज़ा है कि ये खबर अखबार में छप जाने से हमारे महकमे की कितनी फजीहत हो सकती है? चटवाल खामोश रहा। उसने बेचैनी से पहलू बदला। जीप कैसे चोरी हो गई? जी वो चाबी इग्निशन में रह गई थी, जो कि तुम्हारी लापरवाही थी। जी हाँ। बांद्रा का इलाका तुम्हारे थाने के अंदर तो नहीं आता। तुम वहाँ क्या करने गए थे? वहाँ रहते एक आदमी की मुझे खबर लगी थी जो हमारे इलाके से कई चोरियों में चोरी गया माल पकड़वा सकता था। कैसे खबर लगी थी? एक मुखबिर ने बताया था। अकेले क्यों गए? क्या जानते नहीं हो कि ऐसे मुहिम पर अकेले जाना नियम के खिलाफ है? मुखबिर ने कहा था कि अकेले जाने से ही उस आदमी से कोई जानकारी हासिल हो सकती थी। बिना वर्दी के जाना था, पब्लिक कन्वेंस पर जाना था। थाने की जीप पर बावर्दी क्यों गए? गलती हुई जनाब, चटवाल दबे स्वर में बोला। क्या जानकारी हासिल हुई? कुछ भी नहीं। जो नाम मुखबिर ने बताया था उस नाम का कोई आदमी बांद्रा की उस इमारत में नहीं रहता था। वो टिप सरासर गलत निकली थी। यानी कि तुम बहुत थोड़ा अरसा इमारत में ठहरे थे, मुश्किल से 5 मिनट जनाब। उतने में कोई जीप चुरा कर ले गया? जनाब, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कोई यूं पुलिस की जीप चुराने का हौसला कर सकता था। अमूमन ऐसा हौसला कोई नहीं कर सकता, लेकिन चाबियाँ इग्निशन में ही छोड़ने की तुम्हारी लापरवाही ने मशहूर इश्तेहारी मुजरिम सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल का वहाँ से फरार होना आसान कर दिया। पुलिस की जीप छुपने वाली चीज़ नहीं जनाब, चटवाल पूर्ववत दबे स्वर में बोला। बरामद हो जाएगी। सवाल इस वक्त जीप की चोरी या बरामदी का नहीं है, देवड़ा कठोर स्वर में बोला। सवाल इस वक्त तुम्हारे कंडक्ट का है। योर कंडक्ट इज अनबिकमिंग ऑफ अ सीनियर पुलिस ऑफिसर। आई एम सॉरी सर। तुम इमारत की कौन सी मंजिल पर गए थे? चौथी पर। तब तुम्हें कतई भनक नहीं लगी कि उसी इमारत की दूसरी मंजिल पर एक कत्ल हो गया था? नहीं जनाब। तुम उस इमारत में रहते किसी और शख्स को जानते थे? जी नहीं, मैं तो उस इलाके में पहली बार गया था। उस आदमी का नाम बोलो जिससे तुम वहाँ मिलने गए थे। उस आदमी का नाम मुझे प्रेम मलानी बताया गया था, लेकिन साहब मैंने अर्ज किया है, इस नाम का कोई आदमी वहाँ नहीं रहता था। मुझे गलत टिप मिली थी। टिप देने वाले मुखबिर का नाम बोलो। चटवाल खामोश हो गया। उसने एकाएक सूख आए अपने होठों पर जुबान फेरी। मुखबिर का नाम बोलो भाई। हसन, चटवाल मरे स्वर में बोला। बदरुल हसन हमारा रेगुलर मुखबिर है? जी हाँ, 12 साल से पुलिस का भेदिया है, लेकिन टिप्स गलत देता है। नहीं जनाब, उसकी टिप हमेशा सही निकलती रही है। इस बार गलत क्यों निकली? हैरानी है जनाब।
उसे कसो। मैं कसूंगा जनाब। और तुम? मेज पर पड़े 3 टेलीफोनों में से एक की घंटी बजी। देवड़ा ने फ़ोन उठाकर कान से लगाया। वो कुछ क्षण फ़ोन सुनता रहा, फिर उसने फ़ोन वापस क्रैडल पर रख दिया। जीप मिल गई है, उसने बताया। कहाँ से? चटवाल सशंक स्वर में बोला। बांद्रा से ही, एक अंधेरी गली में खड़ी थी। मैं उसे लेने जाता हूँ। ज़रूरत नहीं, जीप तुम्हारे थाने में पहुँचा दी गई है। चटवाल खामोश रहा। यू कैन गो नाउ। चटवाल उठ खड़ा हुआ, फिर वो लगभग गिड़गिड़ाता हुआ बोला, साहब यकीनन मुझसे बहुत लापरवाही हुई। अगर मेरी ये एक खताब माफ़ हो जाए तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि। इंस्पेक्टर, देवड़ा कठोर स्वर में बोला, यू विल बी चार्ज सीटेड एज पर स्टैंडिंग रूल्स। लेकिन जनाब, यू कैन गो नाउ। पिटा सा मुंह लेकर चटवाल एसीपी के कमरे से बाहर निकल गया। तो दोस्तों, ये था मरना यहाँ नॉवल का 5वां पार्ट। आपको ये पार्ट कैसा लगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।